ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। संपत्ति के सृजन को मिले सम्मान। हमारे राजनीतिक वर्ग से जुड़े कुछ लोग संपत्ति का सृजन करने वाले उद्यमियों को खलनायक की तरह दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसा रवैया भारत की प्रगति में बाधक है। अपना अनुभव साझा करूं तो बचपन में हमारे घर में एक सहायिका काम के लिए आती थी। वह हमारे और 9 अन्य परिवारों की यहाँ बर्तन साफ करती थी और इस तरह एक वेतनभोगी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार एक महिला के रोजगार का 10वां हिस्सा बन गया। इसके विपरीत दुर्ग शहर के सबसे अमीर आदमी एक जौहरी ने अपने उद्यम और घर में करीब 100 लोगों को रोजगार दिया हुआ था। क्या 100 लोगों को रोजगार दिया हुआ था। उनके कर्मचारियों ने कारीगरी और बिक्री जैसे खास हुनर सीखे और जिससे वे एक घरेलू सहायिका की तुलना में 10 गुना ज्यादा कमा सके। यह व्यवसाय न सिर्फ कई गुना ज्यादा नौकरियां देता था, बल्कि हर नौकरी का वेतन भी 10 गुना ज्यादा था। जबकि एक वेतनभोगी परिवार संपत्ति सृजन के बजाय केवल उसका उपभोग कर रहा था। मेरे जीवन का यह एक किस्सा रोजगार उत्पन्न करने में संपत्ति सृजन की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। जरा सोचिए कि वह नौकरी जिससे आपकी रसोई चलती है या फिर आपके बच्चे की स्कूल फीस भरने में मदद मिलती है, उसके लिए आप किसके रेडी हैं। और अगर आप सतही तौर पर सोचेंगे तो कहेंगे कि यह नौकरी आपकी काबिलियत की वजह से है। लेकिन आपकी सारी काबिलियत के बावजूद अगर संपत्ति का सृजन करने वाले ना होते तो आपको नौकरी भी ना होती। अगर सरकार ने भारतीय रेलवे में धन का निवेश नहीं किया होता तो मेरे पिता को नौकरी नहीं मिलती और मुझे वह शिक्षा नहीं मिलती जिससे मुझे एक अच्छा जीवन दिया है। नौकरी एक उद्योगपति द्वारा अपने व्यवसाय के लिए पूंजी लगाने से पैदा होती है और हम वेतनभोगियों को हर महीने जो वेतन मिलता है उसे लेकर क्या हम कभी यह सोचते हैं कि जिनकी वजह से यह वेतन संभव हो पाता है वे किन जोखिमों का सामना करते हैं। उद्यमी अपने उद्यम में करोड़ों रुपए लगाते हैं, उसे असफलता, प्रतिस्पर्धा और सरकारी अड़चनों और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। वेतनभोगी कर्मचारियों के सुनिश्चित वेतन के विपरीत किसी उद्यमी को केवल तभी धन की प्राप्ति होती है जब उसका व्यवसाय सफल होता है और वह भी कई सालों की मेहनत तथा तनाव के बाद। संभव है कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी के उद्योगपति को उतना जोखिम ना उठाना पड़े या फिर उतना संघर्ष ना करना पड़े, लेकिन उनके पूर्वजों ने जरूर जोखिम उठाकर संघर्ष किया होगा। हम में से अधिकांश लोग इतना जोखिम लेने की हिम्मत नहीं रखते हैं। ऐसे जोखिम लेने वाले साहसी लोगों को खलनायक ठहराना भारत के आर्थिक भविष्य के लिए नितांत अदूरदर्शी है और उनके बिना ना तो आर्थिक विकास होगा और ना ही रोजगार उत्पन्न होंगे। एक तरह से आप देखते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से अडानी अंबानी को टारगेट करते हैं ना, उन्हीं के लिए एक तरह से संदर्भ में लिखा जा रहा है। संपत्ति का सृजन करने वालों को संदेह की दृष्टि से देखने वाले दुराग्रह की जड़ें असल में नेहरूवादी समाजवाद से जुड़ी है। समाजवाद और साम्यवाद जैसी अवधारणाएं तो विदेशी है। भारत का प्राचीन आर्थिक दर्शन तो संपत्ति सृजन को समाज के लिए अत्यंत लाभकारी मानता है। भारतीय परंपरा तो शुभ लाभ में विश्वास रखने वाली रही है। यह सोच भारतीय संस्कृति के उस गहरे चिंतन को दर्शाता है कि नैतिक तरीके से संपत्ति बनाना सभी के लिए लाभदायक है। भारतीय दर्शन में धर्म, काम और मोक्ष के अतिरिक्त अर्थ को 4 पुरुषार्थों में एक माना गया है। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी श्री सूक्त नामक स्तोत्र है जो धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है। यह स्तोत्र संपत्ति के एक आशीर्वाद मानता है जो परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों का पोषण करती है। नैतिक रूप से संपत्ति का सृजन भारतीय परंपरा की जड़ में है और यह सामूहिक भलाई का जरिया है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बाजार और व्यापार की भूमिका पर जोर दिया जो समृद्धि लाने में मददगार होते हैं। प्राचीन शहर अपने समृद्ध बाजारों के कारण फलते फूलते थे, जहां प्रभुत्व शासक यह समझते थे कि संपत्ति का सृजन सभी के लिए फायदेमंद है। संपत्ति सृजन के इतने भारी महत्व के बावजूद देश के कुछ नेता उसकी राह में कांटे बिछाने पर तुले हैं। उनका कहना है कि कंपनियों पर व्यक्तियों की तुलना में अधिक टैक्स लगना चाहिए। लेकिन क्या हम समझते हैं कि कंपनियों द्वारा बनाई गई संपत्ति आखिर में कहां जाती है? इससे शेयर होल्डर्स को लाभांश, करदाताओं को ब्याज और आपूर्तिकर्ताओं को
सेवाओं और कर्मचारियों को वेतन और सरकार को टैक्स मिलता है। यहां तक कि प्रमोटर भी अपने लाभांश और पूंजी लाभ से उत्पाद और सेवाएं खरीदते हैं, और जिससे रोजगार पैदा होने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। कुल मिलाकर कंपनियों द्वारा बनाई गई संपत्ति शेयर होल्डर्स, करदाताओं और कंपनियों, कर्मचारियों और नागरिकों के माध्यम से समाज एवं वित्तीय तंत्र में ही वापस आ जाता है। और हमें यह भी समझना होगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में अगर हम कंपनियों पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो वे उन देशों में चली जाएंगी जहां टैक्स कम है, और इससे भारत को रोजगार एवं संपत्ति सृजन से मिलने वाली फायदे नहीं मिल पाएंगे। और इसलिए कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की मांग आर्थिक समृद्धि के स्रोत को न समझ पाने का नतीजा है। एक स्वस्थ व्यावसायिक माहौल भारी कॉर्पोरेट टैक्स की तुलना में समाज को रोजगार एवं आयकर के रूप में कहीं अधिक योगदान देता है। आइए भारत की प्रगति में संपत्ति का सृजन करने वालों के अहम योगदान को पहचानें और उनका सम्मान करें। साम्यवाद और समाजवाद जैसी बाहरी विचारधाराओं को ठुकराकर भारतीय सांस्कृतिक सोच को अपनाएं। हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। आज के भारत में संपत्ति का सृजन करने वाले सिर्फ व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, अपितु वे एक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। लेखक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक और भारत की पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इनका नाम है प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप लोग बता सकते हैं। अगर हम IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं मैं, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 190 सदस्य हैं इस समय अभी वर्तमान में इसके। और इसका उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने में सहायता करना और रोकना इसका काम है। क्या है? काम है। विपक्ष की राजनीति में बड़ा बदलाव। INDI में कांग्रेस विरोधी दलों की एकजुटता का जो स्वर निकला हुआ है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सशक्त हो रहा है। अब आप लोग खुद देख लीजिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन बना था एक। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें हैं? आपको 543 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। विधानसभा सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप लोगों को वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 साल किया गया था, ये आप लोग बताइएगा नीचे। और अगर आपको विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो यही चुनाव होना है इसी साल। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ऊर्जा, सत्य और असत्य। इस भौतिकवादी परिवेश में एक सोच उभरा है कि अगर सत्य ही सत्य बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, अथवा जब लोग झूठ से जीवन बड़ी आसानी से चला रहे हैं तो सत्य का दामन क्यों थामा जाए। यह कोरा भ्रम है। मनुष्य रोता हुआ दुखी रूप में ही पैदा हुआ है और उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के दुखों को कम करना है। यदि वह किसी भी कारणवश असत्य का चुनाव करता है तो निश्चित ही वह और अधिक दुखों को निमंत्रण दे रहा है। संत इमर्सन का कथन है कि व्यापार जगत में विश्वास व्यवस्था का यदि लोप हो जाए तो सारे मानव समाज का ढांचा ही अस्त व्यस्त हो सकता है। हम अपने जीवन में जितना ही अधिक सत्यता का समावेश करेंगे उतना ही अधिक विराटता की अनुभूति होने लगती है। संसार को देखने का सबका नजरिया अलग होता है और सब उसी आधार पर अपने सत्य को गढ़ते हैं। सत्य सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन हर किसी का अपना सच है जो सभी के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। वास्तविक सत्य तो वही हो सकता है जो अमिट है, जो बदल ना सके, जो सभी के लिए एक समान हो और जिसकी संगत में दुखों से मुक्ति मिलती हो। भौतिकता में रमे व्यक्तियों के इसलिए सत्य की परिभाषा उनके स्वार्थ के आधार पर तय होती है। सत्य का साथ सदैव चुनौतीपूर्ण होता है। असत्य बहुत सुविधाओं के साथ आता है। सत्य विश्वास का उद्देश्य है और असत्य एक दोष। सत्य पारदर्शी है, इसलिए सबको भाता नहीं है। सारी व्यवस्था ही इस बात पर टिकी है कि लोग आपस में कितना विश्वास करते हैं, और जहां सत्य होता है वहीं धर्म निवास करता है। जो कठोर सत्य होता है उसके समक्ष सत्य से भयभीत रहने वाला टिक नहीं सकता है। असत्य को पहचानने की कारगर विधि यही है कि उसके साथ चलते हुए हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं।
बड़ा अच्छा कॉलम रेखा रहता है, इसे पढ़ा करिए, सीखा करिए, कुछ अपने जीवन में उतारा करिएगा भाई। बेमेल गठबंधन, या आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमदर क्या उमर अब्दुल्ला का यह कथन विपक्षी गठबंधन के घटकों के बीच सारी दरार को ही रेखांकित कर रहा है कि आईएनडीए को भंग कर देना चाहिए। अब देख लीजिए, अभी जम्मू कश्मीर में भी तो विधानसभा चुनाव हुए थे और केंद्र शासित प्रदेश है, 370-35 से हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था ना, तो उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, सब राजनीति की बातें हो रही हैं। सख्ती आवश्यक है, 2 पहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के पहले भी कई प्रयास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई है, तो इसके पीछे इस प्रशासनिक उदासीनता मुख्य वजह है। अब एक बार फिर इसको लेकर सख्ती बरतनी जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही सख्त रवैया अपनाने जा रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस आदेश से इसे शुरू किया जा रहा है। यदि किसी 2 पहिया चालक ने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ना दिया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि इस आदेश को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सख्ती भी की जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो। यदि कोई पेट्रोल पंप इस आदेश को नहीं मान रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में जल्द ही इस नियम को लागू किया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा के नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे, इनका पालन अनिवार्य रूप में किया जाना चाहिए। देश में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं, तो इसका मुख्य कारण यातायात नियमों की अनदेखी ही है। लोगों को यह समझना होगा कि उनके परिवार के लिए उनकी जिंदगी के मायने हैं और उनकी जरा सी असावधानी या लापरवाही खुद उन्हें तो खतरे में डालेगी, उनकी वजह से दूसरों की जिंदगी भी असुरक्षित हो सकती है। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का ही सुरक्षा संभव है। एक और आपको बताऊं, अब आप हमारे अपने देश में देखिएगा, कितने लोग आप देखते हैं कि जागरूकता अच्छाई के लिए एक तरह से हेलमेट पहनते हैं। अधिकतर लोग इसलिए हेलमेट मजबूरी में पहनते हैं कि कहीं उनका चालान ना कट जाए। एक बार उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ये है लखनऊ। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,246 वर्ग किलोमीटर में 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। क्वांटम तकनीक के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों ने राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ताजा उदाहरण ब्रिटेन की टॉप सीक्रेट लैब द्वारा विकसित की जा रही है पहली क्वांटम तक घड़ी है। इस घड़ी की को रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल समय मापने में अभूतपूर्व सटीकता प्रदान करेगी बल्कि खुफिया और जासूसी क्षमताओं को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मगर यह विश्व की पहली क्वांटम घड़ी नहीं होगी। लगभग 15 साल पहले अमेरिका स्थित कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से पहली क्वांटम घड़ी विकसित की थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह घड़ी इतनी सटीक होगी कि अरबों वर्षों में भी 1 सेकंड के अंतर नहीं आएगा। यह तकनीक समय को मापने के लिए क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करती है और जिससे परंपरागत घड़ियों की तुलना में यह कई गुना अधिक प्रभावी साबित होगी। क्वांटम घड़ियों का मुख्य उद्देश्य समय की सटीकता के जरिए जासूसी और नेविगेशन प्रणालियों को उन्नत करना है। उल्लेखनीय है कि खुफिया अभियानों में हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यह तकनीक इन अभियानों को अधिक सटीक और कुशल बनाएगी। यह घड़ी वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर निर्भरता को भी कम करेगी और जिससे साइबर हमलों या शत्रु देशों द्वारा सैटेलाइट को बाधित करने की संभावना को रोका जा सकेगा। ब्रिटेन की यह परियोजना केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। क्वांटम तकनीक का विकास उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं को जन्म देगा। उच्च कौशल वाले रोजगारों का सृजन, तकनीकी विशेषज्ञता में वृद्धि व वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे पहलू इस परियोजना के प्रमुख लाभों में से है। क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटर सेंसर और क्रिप्टोग्राफी जैसी तकनीक में भी इस परियोजना ने से नए आयाम जोड़ने की संभावना है। क्वांटम तकनीक में तेजी से प्रगति करने वाले देशों की सूची में चीन, अमेरिका, रूस और यूरोप शामिल है। ब्रिटेन का यह कदम दिखाता है कि वह भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है। चीन और अमेरिका पहले ही क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन की क्वांटम घड़ी इस प्रतिस्पर्धा में उनकी स्थिति मजबूत करने में सहायक होगी। निकट भविष्य में आप देखिए क्वांटम तकनीक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य को परिभाषित करने वाली है और ब्रिटेन द्वारा बनाई जा रही यह क्वांटम घड़ी रक्षा, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्रों में नए मानक स्थापित करेगी। यह परियोजना यह भी दिखाती है कि वैश्विक स्तर पर क्वांटम तकनीक में निवेश करने की होड़ केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रों की सामरिक और सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं को भी दर्शाती है।
ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं आप लोग। ये भ्रामक जानकारियों से भरा इंटरनेट मीडिया, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, आर्टिकल। मानव इतिहास का ऐसा कोई कालखंड नहीं है जहां देश और समाज की को दिशा दिखाने एवं सही गलत का अंतर बताने वाले विद्वान ऋषि और मुनियों और आप देखते हैं कि साधुओं की उपस्थिति नहीं रही हो। राजा हो या प्रजा, हर किसी को उपदेशक की जरूरत रही है। ये उपदेशक बताते थे कि क्या और कैसे बोला जाए, आहार और दिनचर्या क्या हो, आदर सम्मान के क्या तौर तरीके हों। इन्हें सुन समझकर मानने वालों में मन का आपा खोने वाली वाणी बोलने की सलाह दे तो कबीरदास को संत की उपाधि दी। आज के संदर्भों में देखा जाए तो संत कबीर पुराने समय के इन्फ्लुएंसर थे। अगर आप देखते हैं कि उस जमाने में इंटरनेट मीडिया का अस्तित्व होता तो संभव था कि संत कबीर के फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में होती। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के संदर्भ में इस भूमिका की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हाल में इंटरनेट मीडिया पर कुछ ऐसी चर्चाएं हुई हैं और कुछ ऐसे वीडियो बहु प्रसारित हुए हैं इधर जब मनाली से लेकर अयोध्या काशी में पर्यटकों की फौज उमड़ पड़ी रही है तो उसी दौरान अपने मनोरम समुद्र तटों के लिए मशहूर गोवा के बीच खाली पड़े थे। लेकिन जब खबरें गोवा सरकार के कानों तक पहुंची तो इन दावों को फर्जी बताते हुए इन्फ्लुएंसर पर मानहानि का दावा ठोकने की बात कही गई। नए साल पर जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र रहे गोवा में इस मौके पर समुद्री तट, बीच और होटल खाली दिखे जैसा कि कुछ वीडियो में दिखाया गया और बताया गया है कि वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है तो हर किसी का चौंकना स्वाभाविक है। इसी दौरान ऐसे वीडियो और खबरें इंटरनेट मीडिया पर खूब चलाई गई कि हिमाचल प्रदेश की मनाली में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जो भीड़ वहां जमा हुई उसे देखकर ऐसा लगा कि पूरा भारत ही वहां पहुंच गया। कुछ ऐसे ही समाचार वाया इंटरनेट मीडिया के अयोध्या काशी समेत कई अन्य धार्मिक स्थलों पर्यटकों की पसंदीदा अन्य जगहों को लेकर आए हैं। लेकिन आप देखिए गोवा क्या सच में नए साल पर खाली था? इंटरनेट मीडिया और उससे प्रसारित कुछ संगठनों द्वारा चलाई गई खबरों को माने तो एक बारगी ऐसा लगा। अभी वजह यह है कि इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर जो सूचना और वीडियो हम तक पहुंचा रहे हैं उनमें यह सच इसी तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन इन खबरों और वीडियो को झूठा फेक बताते हुए गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटरे ने इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर पर गोवा की छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि गोवा को लेकर खूब झूठ फैलाने वालों के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज किए जाएंगे। यही नहीं, गोवा सरकार ने बे आंकड़े भी पेश किए हैं जिनसे इस दौरान वहां के होटलों की पूरी तरह भरी होने का पता चलता है। गोवा के पर्यटन मंत्री ने इस मामले में यह दावा भी किया है कि कुछ इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। 8 करोड़ उपदेशक, बात इंटरनेट मीडिया और इस पर मौजूद इन्फ्लुएंसर की हो तो मामला केवल गोवा तक सीमित नहीं है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में इस समय जो 8 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आदि तमाम मंचों पर उपस्थित हैं, वे वहाँ हर किस्म का ज्ञान और जानकारी परोस रहे हैं। घुमक्कड़ी, पर्यटन, खाना पकाने बनाने पकाने, फैशन टिप्स से लेकर वीडियो के संपादन, शेयर बाजार की खिलाड़ी बनाने तक की गुर बताने वाले इन्फ्लुएंसर की संख्या भी लाखों हजारों लाखों में है। इनमें से सैकड़ों ऐसे भी हैं जिनके शुभचिंतक फॉलोअर्स की संख्या भी लाखों करोड़ों में। इसी वजह से आप देखते हैं कि ऑनलाइन सामान और सेवाएं बेचने वाली कंपनियों को इनकी काफ़ी ज़्यादा सेवाएं लेती हैं और बदले में इन्हें भुगतान भी करते हैं। लेकिन यदि ये इन्फ्लुएंसर भ्रामक जानकारी दे रहे हो, सच के नाम पर झूठ परोस रहे हो, गलत पाठ पढ़ा रहे हो, तो इन्हें सही करने या इन्हें रोकने टोकने का जिम्मा आखिर किसका है? और कंपनियों का जिम्मा? इसमें तो संदेह नहीं है कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि, इंस्टाग्राम आदि इंटरनेट मीडिया मंचों ने हर व्यक्ति को अपनी बात खुलकर कहने का अवसर दिया है। इस लिहाज से इंटरनेट मीडिया ने नागरिकों को एक व्यक्ति के तौर पर अधिक सशक्त बनाया है। यह इसी रूप में सीमित रहता तो संकट ना आता। मुसीबत तब शुरू हुई है जब एक तरफ इंटरनेट मीडिया कंपनियों ने यह निर्णय अपने हाथ में ले लिया कि लोग ऑनलाइन क्या देखें और क्या नहीं। दूसरी तरफ उनके विभिन्न मंचों पर अधक चरी जानकारी के साथ आने वाले उपदेशक इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर ने हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की कोशिश की है। इनमें से अधिकांश के पास ना तो संबंधित ज्ञान परोसने की कोई डिग्री है और ना ही ऐसा विशद अनुभव और जिसके आधार पर उन्हें विद्वान माना जा सके। लेकिन आप देखेंगे इसमें कहने की शैली और डिजिटल प्रबंधों के बल पर ये कोई भी बात इस तरह पेश करते हैं कि लोग बड़े आसानी से इनके प्रभाव में आ जाते हैं। समस्या का एक छोर यह भी है कि ये इन्फ्लुएंसर अपनी लोकप्रियता और भरोसे का फायदा उठाकर लोगों को घटिया फर्जी उत्पाद खरीदने को प्रेरित करते हैं। शेयर बाजार में उन कंपनियों के बारे में बड़ा चढ़ाकर दावा करते हैं जिनका रिकॉर्ड खराब हो। इन यूट्यूबर हैं जो आप लोग देखेंगे, उन्हें देख लीजिए आप लोग।
जो सट्टा खिलाने की बात करते हैं उन्हें सुन लीजिए आप लोग, वो भी यही करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। और कहेंगे कि ये हमने घर बनवाया, हमने 3 पत्ती खेल के बनवाया, पत्ते खेल के बनवाया हुआ, और लोग उनके चक्कर में फंस भी जाते हैं क्योंकि उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। वित्तीय सलाहकारों पर अंकुश। ऐसा नहीं कि ऐसे फर्जी उपदेशकों पर कुछ अंकुश नहीं लगाया जा सकता। देश में बड़ी संख्या में युवाओं के शेयर बाजार में ट्रेडिंग को लेकर बढ़ती दिलचस्पी को देखकर जब बड़े पैमाने पर इंटरनेट मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वाले विशेषज्ञों इन्फ्लुएंसर की बाढ़ आ गई तो उससे एक फर्जी बाढ़ सामने आया। इनमें से ज़्यादातर के पास वित्तीय सलाह देने वाली कोई डिग्री नहीं है। यह भी पता चला है कि कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने शेयर कारोबार में कुछ नुकसान की भरपाई के लिए युवाओं को फ्यूचर एंड ऑप्शन के कोर्स बेचकर पैसे वसूले। और इस फर्जीवाड़ा का पता चलने पर शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने इन इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू की है। चूंकि सेबी स्वयं सीधे सीधे इंटरनेट मीडिया पर मौजूद इन्फ्लुएंसर पर रोक नहीं लगा सकता, इसलिए यह प्रावधान सुझाया गया कि शेयर बाजार में पंजीकृत बिचौलियों के जरिए विज्ञापन इवेंट्स और अन्य आयोजनों में इन्फ्लुएंसर को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं वित्तीय इन्फ्लुएंसर को सेबी के पास अपना पंजीकरण कराना होगा, विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। एक तो यहाँ गोवा की बात हुई, तो गोवा के बारे में जान लीजिए। चलिए एक बार गोवा घूम के आते हैं। ये है गोवा, पणजी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप लोगों को किससे लगती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। और इसे आप देखते हैं कि राज्य कब बनाया गया था? 30 मई 1987 में। और विधानसभा में यहाँ 40 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। और अगर हम लोग सेबी की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, इस तरह के संस्थानों से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। किसकी? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। युवा जनसंख्या के हमारे लिए चिंता का विषय है। युवा जनसंख्या के कारण हमारे लिए चिंता का विषय है। क्या चिंता का विषय है? ये इन्फ्लुएंसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका इंटरनेट मीडिया कंपनियों की है। उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए अपने मंच इस तरह डिजाइन किए हैं कि वहां आकर लोग अपनी जानकारी और अनुभव पूरी दुनिया में साझा कर सकते हैं। इसलिए पहली जांच इंटरनेट मीडिया कंपनियों की सामाजिक जवाबदेही को लेकर होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस बारे में एक शोध सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में किया गया। इंटरनेट मीडिया कंपनियों की सामाजिक जवाबदेही से संबंधित शोध के निष्कर्ष में डॉक्टर कॉनर किलून ने लिखा है कि इन कंपनियों के एल्गोरिदम इस मामले में बेहतर हो रहे हैं कि कैसे उनके मंचों पर मौजूद लोगों की सामग्री कंटेंट को नियंत्रित किया जाए। इसका इस्तेमाल ये कंपनियां कंटेंट को अपनी नीतियों के पक्ष और फायदे में नियंत्रित कर सकती हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये कंपनियां किसी खास उत्पाद, नीति, विचारधारा या फिर विचारधारा का प्रचार प्रसार नियंत्रित कर सकती हैं। यदि चाहे तो उन सामग्रियों की बहुत पहुंच सीमित कर सकती हैं जिसे ये पसंद नहीं करती हैं। साथ ही जिन चीज़ों का प्रचार करना चाहे आम लोगों के कंटेंट के जरिए ऐसा आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क समेत 33 राज्यों में इंस्टाग्राम, फेसबुक को संचालित करने वाली कंपनी मेटा पर दर्ज मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि इन इंटरनेट मीडिया मंचों से छोटे बच्चों के किशोरों को नशे की लत के लिए उकसाया गया है। साथ ही इन पर उपलब्ध कंटेंट ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाला है। दर्ज मुकदमों के अनुसार ये कंपनियां बच्चों और किशोरों को लुभाने के लिए ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। इनकी वजह से बच्चों में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी पैदा हो रही है। इस बीमारी के प्रभाव में आकर बच्चे और किशोर अपने भीतर किसी शारीरिक कमी का अनुभव करते हैं और स्वयं को वास्तविक समाज से दूर कर लेते हैं। हालांकि कंपनियां इन सारे आरोपों को बेतुका बताती हैं, लेकिन उनकी दलीलों को सरकार ने सही नहीं माना। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया से पहले अमेरिका राज्य यूटा ने पिछले साल मार्च से ऐसा कानून लागू किया जिसके अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करने से पहले अपने माता पिता की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़े बताते हैं कि वहां 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 30% अमेरिकी बालिकाओं ने इंटरनेट मीडिया के प्रभाव में आकर आत्महत्या करने पर गंभीर रूप से विचार किया। कुछ और शोध से जुड़े आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करने वालों में एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन और तनाव, टेंशन के लक्षण अक्सर पाए जाते हैं। एक शोध और आंकड़े युवा आबादी की बहुतायत वाला भारत में ज्यादा चिंता की वजह बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल करने वालों की संख्या और दर दुनिया की किसी भी देश के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और हमारे देश में क्या है, जनसंख्या भी तो ज्यादा है, ये भी तो आप जानते होंगे। महुआ के सहारे आर्थिक समृद्धि की राय। महुआ आप लोगों ने देखा होगा, इससे आप देखते हैं कि बहुत काम का आता है। कई जगह आप देखते हैं कि इससे दारू भी बनती है। महुआ को झारखंड का किसमिस कहा जाता है। झारखंड की पहचान महुआ से भी जुड़ी है। पर
यहाँ गांव के नाम भी मिल जाते हैं। इससे इससे आप देखते हैं, ये आप देखिए, परंतु महुआ का नाम आते ही सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? शराब आता है। महुआ को लेकर हमारे समाज में नकारात्मक छवि की ही उभरती है, जबकि झारखंड की ग्रामीण खासकर आदिवासियों के आजीविका का एक प्रमुख साधन है। झारखंड की नई सरकार की नई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की बात कही है और इससे आदिवासियों को बहुत हद तक लाभ होगा। आदिवासी समुदाय की आय का प्रमुख स्रोत वनोपज है और इसमें महुआ एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जंगलों में आदिवासी महुआ चुनने का काम करते हैं, फिर बाजार या फिर व्यवसायियों को बेचते हैं। केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है वह 30 रुपये प्रति किलो है, जबकि बाजार में यह अभी 60 रुपये किलो बिक रहा है। अब झारखंड की सरकार कितना मूल्य तय करती है यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कृषि मंत्री ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि झारखंड में प्रति वर्ष इसका उत्पादन कितना होता है, कितने आदिवासी इस पारंपरिक पेशे से जुड़े हुए हैं। और परंतु महुआ आदिवासी जीवन का हिस्सा है, न केवल देसी शराब बनाने में बल्कि दवा आदि के रूप में। इधर एक दशक पहले महुआ से लड्डू बनाने की शुरुआत हुई थी। आज इस पेशे में काफी महिलाएं भी जुड़ गई हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसके गुणकारी लड्डू पसंद किए जा रहे हैं। वैसे भी आदिवासी वैद्य इसके गुणों को जानते हैं और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पूजा भी होती है इसकी। आप देखिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में आदिवासियों की इस पैथी को होडोपैथी वनौषधि से उपचार की विधि कहा जाता है। होडोपैथी पर रिसर्च करने वाले हाल में ही दिवंगत डॉक्टर पीपी हेब्रम इसके कई गुणों की बात करते रहे। महुआ की छाल से लेकर फूल और फल कई मायनों में दवा के रूप में कार्य करते हैं। महुआ की छाल का इस्तेमाल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज मेलिटस एवं ब्लीडिंग में किया जाता है। महुआ में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इतने पोषक तत्वों से भरे होने के कारण इसे खाने के बहुत से फायदे होते हैं। डायबिटीज मरीजों के लिए महुआ अमृत से कम नहीं है। महुआ का छाल डायबिटीज में अमृत की तरह काम करता है और इतने सारे इसके औषधीय गुण हैं। इस दिशा में भी झारखंड सरकार को काम करना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार झारखंड में 20,000 टन महुआ का उत्पादन होता है। वैसे किसी मौसम में के प्रतिकूल होने का उत्पादन कम भी हो जाता है, परंतु सरकार इसके उपयोग को व्यापक बनाए और आदिवासियों को इससे जोड़े और उन्हें उचित मूल्य भी मिले। आदिवासियों की तकदीर बदल सकती है। महुआ के औषधीय पक्षों पर शोध की भी आवश्यकता है। कृषि मंत्री को इस दिशा में भी पहल करनी चाहिए। इसके साथ ही महुआ से बनाने वाले उत्पादों के छोटे छोटे कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसकी पहल पंचायत या जिला स्तर पर की जा सकती है। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को स्थायी रोजगार मिल सकता है। महुआ को लेकर बनी बनाई गलत धारणाओं को भी हमें बदलने की जरूरत है। महुआ को हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं किस्मस कहा जाता है। इसका विस्तार और विचार की जरूरत है। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य से महुआ उत्पादन से जुड़े आदिवासियों का भाग्य नहीं बदल सकता है। एक बार झारखंड को देख लीजिए। ये आप देखिए बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड कब? 15 नवंबर सन 2000 में। इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में यहाँ कितनी सीटें हैं? 81 सीटें हैं। राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संतोष गंगवार यहाँ की राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखिए कहाँ प्रयागराज में भव्य कुंभ हो रहा है ना। लहराती धर्म ध्वजाएं और सिद्धा आस्था का अलौकिक आवेग, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो यह यत विश्वम भवती एक नीडम संगम के तट पर शरणार्थियों का वैश्विक संगम होने लगा है। कुंभ नगरी एक ऐसे घोंसले में बदल चुकी है जहां विश्व भर के मानव का कलरव एक स्वर और एक सुर में स्पंदित है। कुहासे की ओर से निकलते भगवान भास्कर की स्वर्णिम रश्मियां मोक्ष दायिनी की सतह पर पिघले स्वर्ण की तरह फैल रही हैं और ऐसा बोध करा रही हैं जैसे सूर्यदेव इस पावन पर्व के अवसर पर मां जाह्नवी के आंचल को स्वर्णाक्षरित कर रहे हो। तट के इस ओर जहां मां गंगा की लहरों का उछाल चरम पर है, वहीं तट के ऊपर हिलोरें मारता सनातनियों का उत्साह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देता है। अटखिलिया करती लहरों से भक्तों को स्नान कराती भागीरथी और हर गंगे का जाप करते आयत श्रद्धालुओं का डुबकी लेना बरबस उस ममत्व की याद दिलाता है जब बच्चा अपनी माँ के आंचल में छिपना चाहे और माँ उसे अपनी आंचल में भरकर संसार भर की खुशियाँ सौंप दे। प्रयागराज में महाकुंभ सज रहा है और आप देखिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं।
तो आप लोग भी जाकर देख लीजिए और घूम आइएगा, मैं तो कहता हूँ। तो ये आप देखिए 13 जनवरी से शुरू होगा ना, तो आप जा सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आप लोगों को अगर पढ़ना हुआ कि तो पढ़ सकते हैं, जो मैं छोड़ देता हूँ ना उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, आपकी अगर दिलचस्पी है। इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है। चलिए, मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।